कभी सोचा है कि हम सब मतलब जीवन आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये सवाल सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारे अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य पूरे ब्रह्मांड में एलियंस को खोजने की हमारी तलाश को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। तो सवाल यही उठता है ना, हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के निशान तो ढूंढ रहे हैं, पर क्या हम वाकई सही जगहों पर देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी ही सोच, हमारी अपनी समझ हमें गलत रास्ते पर ले जा रही हो? देखिए, आमतौर पर जब वैज्ञानिक जीवन की तलाश करते हैं तो उनकी एक चेकलिस्ट होती है। वो 3 चीजें खोजते हैं: एनर्जी, लिक्विड वाटर और कुछ जरूरी केमिकल एलिमेंट्स। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन कहानी असल में इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन खोजना है तो पहले हमें अपने घर की पहेली सुलझानी होगी। मतलब, शुरुआती पृथ्वी पर जीवन पनपा कैसे? आखिर यही समझना तो एलियन जीवन की खोज की असली चाबी है। तो जीवन की शुरुआत को लेकर ना साइंस में 2 बड़ी थ्योरीज हैं जो एक दूसरे को टक्कर देती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे जीवन बनाने की 2 अलग-अलग रेसिपी हों जो 2 बिल्कुल अलग किचन में तैयार होती हैं। तो ये हैं वो 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं। एक तरफ है पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की थ्योरी जो कहती है कि जीवन समंदर की गहराइयों में घने अंधेरे और भारी दबाव में धरती के अंदर से निकलती केमिकल एनर्जी से पनपा। और दूसरी तरफ है स्थलीय गर्म झरनों का आइडिया जो मानता है कि जीवन जमीन पर धूप में नहाते मीठे पानी के तालाबों में शुरू हुआ, जहां पानी के बार बार आने और सूखने का एक साइकिल चलता था। अंधेरा और रोशनी, गहराइयां और सतह, 2 एकदम अलग कहानियां। चलिए, पहले वेंट्स वाली थ्योरी को जरा करीब से देखते हैं। 1977 में खोजे गए ये वेंट्स, खासतौर पर व्हाइट स्मोकर्स, जीवन के लिए जरूरी केमिकल और थर्मल एनर्जी का एक पावर हाउस है। और सबसे अहम बात, समुद्र की इन गहराइयों ने शुरुआती जीवन को सतह के खतरों से बचाया होगा, जैसे उल्कापिंडों की बमबारी और खतरनाक यूवी रेडिएशन। एक तरह से ये एक सुरक्षित पालना था। और अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, गर्म झरने। यहां का हीरो है गीले और सूखे होने का साइकिल। इसी प्रोसेस को हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन कहते हैं, और यही वो ताकत थी जिसने जीवन के लिए जरूरी मुश्किल मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ा। और हाँ, यहां सूरज की रोशनी भी एक बड़ा फैक्टर थी जो कुछ केमिकल रिएक्शंस को जरूरी ऊर्जा दे सकती थी। तो ठीक है, हमारे पास 2 संभावित किचन हैं, वेंट्स और झरने। लेकिन जगह से भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी रेसिपी है जो केमिस्ट्री को बायोलॉजी में बदल देती है? क्योंकि जीवन सिर्फ केमिकल्स का एक झुंड नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर है जेनेटिक कोड। ये वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिस पर धरती का हर जीव चलता है। ये बताता है कि किसी जीव को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। चलिए देखते हैं कि इस कोड को पढ़ा कैसे गया। ये कहानी शुरू हुई 1953 में, जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। इस खोज के बाद तो जैसे एक रेस ही शुरू हो गई। वैज्ञानिकों की पूरी पीढ़ी इस पहेली को सुलझाने में जुट गई कि आखिर ये संरचना इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करती है। और फिर 1960 के दशक के बीच तक आते आते मार्शल निरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना जैसे दिग्गजों ने इस कोड को पूरी तरह से क्रैक कर लिया। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और जानते हैं ये खोज कितनी पर्सनल हो सकती है? इसकी मिसाल है ये चिट्ठी। ये फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में अपने 12 साल के बेटे माइकल को लिखी थी। और ये जेनेटिक कोड का दुनिया में पहला लिखित विवरण है। एक पिता ने अपने बेटे को समझाया था। इस चिट्ठी में क्रिक ने एक बड़ी खूबसूरत और आसान सी मिसाल दी थी। उन्होंने लिखा कि डीएनए में मौजूद लेटर्स का ऑर्डर ही एक जीन को दूसरे से अलग बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब में अक्षरों के क्रम से अलग अलग शब्द और कहानियां बनती हैं। यही है जीवन का फंडामेंटल कोड। तो अब इस सारी जानकारी को लेकर वापस चलते हैं अपनी स्पेस की खोज पर, क्योंकि ये बहस वेंट्स बनाम झरने ये सिर्फ धरती के बारे में नहीं है। ये सीधे सीधे तय करती है कि हमें ब्रह्मांड में जीवन कहाँ और कैसे खोजना चाहिए। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये साफ साफ दिखाती है कि दोनों थेरीज हमारी खोज को कैसे बदल देती हैं। मार्स यानी मंगल एक टॉप कैंडिडेट है क्योंकि वहां पुराने गर्म झरनों और समुद्र दोनों के सबूत मिलते हैं। लेकिन जुपिटर और सैटर्न के बर्फीले चांद, यूरोपा और एनसेलाडस को देखें। वहां गहरे समंदर और शायद वेंट्स तो हो सकते हैं, पर जमीन और गर्म झरने नहीं। और जो एक्सोप्लैनेट पूरी तरह पानी से ढके हैं, वहां तो शायद दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है। और जानते हैं, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
अगर जीवन की शुरुआत के लिए गर्म झरने और जमीन जरूरी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपा और एनसेलाडस जैसे बर्फीले चांद, जिनके गहरे महासागरों में जीवन की सारी सामग्री मौजूद हो सकती है, वो रहने लायक तो होंगे, पर शायद वहां जीवन कभी पनपा ही ना हो, क्योंकि उनके पास वो जमीन ही नहीं है जहां जीवन की पहली चिंगारी सुलग सके। एक और बड़ी मुश्किल है फास्फोरस की। ये डीएनए और आरएनए का एक जरूरी हिस्सा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। धरती पर जमीन के कटाव से ये नदियों के रास्ते समुद्र तक पहुंचता है, लेकिन यूरोपा जैसी दुनिया में जहां कोई जमीन ही नहीं है, वहां फास्फोरस आएगा कहां से? इसकी कमी जीवन की शुरुआत के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है। तो जीवन की शुरुआत की ये खोज एक तरह से एक बहुत पुराने कॉस्मिक क्राइम सीन की जांच जैसी है। मुश्किल ये है कि पृथ्वी पर अरबों सालों के भूगर्भीय बदलावों ने शुरुआती सारे सबूत लगभग मिटा दिए हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे पुराने सुराग यहां धरती पर हो ही नहीं? एक कमाल की थ्योरी ये है कि हमारी धरती का सबसे पुराना रिकॉर्ड, इसका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद पर महफूज हो सकता है। जरा सोचिए, करीब 4 अरब साल पहले जब धरती पर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी, तब चांद आज के मुकाबले बहुत ज्यादा करीब था। हर टक्कर से धरती के चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में उछल जाते थे, और पास होने की वजह से चांद ने इस मलबे का एक बड़ा हिस्सा पकड़ लिया। और क्योंकि चांद पर ना मौसम है, ना ज्वालामुखी, वो प्राचीन चट्टानें और शायद उनमें कैद जीवन के पहले निशान अरबों सालों से वहां वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक तरह से चांद हमारी धरती का पुराना स्टोर रूम या अटारी है। हमें बस वहां जाकर उस खजाने को ढूंढना है। और आखिर में ये सब हमें एक सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने धरती पर जीवन का कोड तो क्रैक कर लिया, पर क्या ये ब्रह्मांड में अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कहीं और किसी दूसरे तारे के इर्द गिर्द जीवन किसी बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर पर चल रहा है? यही वो सवाल है जो इस खोज को हमेशा के लिए रोमांचक बनाए रखेगा।